तो मैं पारुल आज आपके सामने चैप्टर फर्स्ट सिविक्स का पावर शेयरिंग क्लास 10th का पार्ट 3 लेके आई हूँ। जो टॉपिक है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। इसका मतलब होता है कि बेल्जियम में लोग कैसे रहते थे। तो जो द बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पार्ट, जो बेल्जियम के लीडर्स थे उन्होंने एक दूसरा रास्ता चुना। वो पहले ही पता चल गया था उनको कि रिलीजियन डिफरेंसेस और कल्चर डाइवर्सिटीज़ होएगी। मतलब कि रिलीजन मतलब कास्ट और उसके बेसिस पे, और कल्चर धर्म रीति रिवाज इनके इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट होएगा, आपसी मतभेद होएंगे। ये कब का टाइम है? 1970 से 1993 का टाइम है। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार अमेंड किया। अमेंड मतलब चेंजमेंट लेके आए। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदला। इस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने क्या बदला कि जो एक कंट्री के निवासी है वो साथ मिलजुल कर रहेंगे और कोई भी डिफरेंसेस नहीं होएगा, ना इक्वालिटी मानी जाएगी, ना डिस्क्रिमिनेट होएगा, ना कोई भेदभाव होना चाहिए। द अरेंजमेंट दे वर्क आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी कंट्री। अब जो इन्होंने ये अमेंडमेंट किया और ये जैसे अपनी कंट्री को चला रहे थे, ऐसी कोई दूसरी कंट्री नहीं चला रही थी। इनका जो तरीका था वो सबसे नया था और काफ़ी अलग भी था। Here are some elements of Belgian model। अब ये जो एलिमेंट्स है इन्हें बेल्जियम मॉडल के नाम से कहा गया है। तो फर्स्ट एलिमेंट्स क्या था हमारा? सॉरी। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। अब इसमें क्या कहा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया था जो डच कम्युनिटी और फ्रेंच कम्युनिटी बोलने वाले लोग थे उनके जो मिनिस्टर होएंगे वो इक्वल नंबर में होएंगे, इक्वली सेंट्रल में बैठेंगे। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होएगी इनमें भी इक्वली नंबर्स में होएंगे। और ये जो था सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर, ये जो ऐसे सिन्हाला लैंग्वेज सबसे ज़्यादा थी ऐसे उनको सपोर्ट नहीं करेगी इस लॉ में, ताकि कोई डिस्क्रिमिनेट वगैरह ना आए। द डिस्ट्रेस बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइडस्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। अगर ऐसा हुआ तो दोनों कम्युनिटी में लड़ाई की भावनाएं उत्पन्न होने लग जाएगी। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर, जिसकी वजह से एक सिविल वॉर पैदा हो सकती है। अरे यहाँ थे हम। सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरी। कोई भी सिंगल कम्युनिटी अकेले ही कोई भी डिसीजन नहीं लेगी। अब दूसरा पॉइंट था, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव been to state government of the two religion of the country. The state governments are not subordinated to the country. अब ये जो पावर्स है काफ़ी सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उन्होंने हर स्टेट को एक पावर दे दी गई थी, जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोई भी उसमें डिस्कस नहीं करेगी। स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद की अपनी पावर रहेगी। जैसे ये दो रिलीजन है ना, डच और फ्रेंच, इनके पास अपनी अपनी पावर रहेगी अपने स्टेट के लिए। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आके कोई भी उनको परेशान नहीं करेगी। अब थर्ड पॉइंट है, ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब ब्रुसेल्स जो है उसके पास एक खुद की गवर्नमेंट है जिसमें जो दोनों ही कम्युनिटी है उसको दोनों को एक समान समझा गया है। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे उनको भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था ब्रुसेल्स में, मतलब ही इक्वली माना गया था। बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्ट इक्वल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उसने गवर्नमेंट की बात मान ली थी कि दोनों कम्युनिटी इक्वली रिप्रेजेंट रहेगी और इक्वली माना जाएगा। अब जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये दो आपको फोटोग्राफ दिखा रहे हैं, ये बेल्जियम है। ये बेल्जियम में दो जगह है जिनको दो अलग अलग लैंग्वेज से शो कर रखा है। एक को फ्रेंच लैंग्वेज से और एक को डच लैंग्वेज से शो किया गया है। अब फोर्थ पॉइंट, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पर क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट तो थी और स्टेट गवर्नमेंट भी थी, उसके अलावा एक थर्ड गवर्नमेंट बनाई गई। वो किस लिए बनाई गई कि जो भी ये कम्युनिटी है, कम्युनिटी के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे वो भाषा को लेके हो चाहे पढ़ाई को लेके हो,
ये जितने भी मैटर्स होएंगे ये सारे सॉल्व करेगी कम्युनिटी गवर्नमेंट। और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट किसके द्वारा बनाई जाएगी? जैसे डच पीपल है, जो जितने भी डच लोग हैं वो सारे अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करेंगे जो उनके कम्युनिटी का हेड होएगा। अब ऐसे ही फ्रेंच है, जितने भी फ्रेंच बोलने वाले और जर्मन बोलने वाले हैं वो अपना एक अलग रिप्रेजेंटेटिव करेंगे जो उनके खिलाफ उनका काम करेगा। तो उसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा गया है, जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे जितने भी इशू होएंगे उसको सॉल्व करेगा। यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब आपको पता चल ही गया होगा कि वहाँ पर कितना कॉम्प्लिकेटेड मामला हो गया था। इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम। अब हमारे को देखने से ही ऐसा लग रहा है, अब जो वहाँ पर रह रहे होंगे उनके लिए उस समय देखो कितना मुश्किल हुआ होगा। बट दीज अरेंजमेंट हैव वर्क वेल सो फार। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइव बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटी। अब उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल्स, काफ़ी मेहनत की थी ये कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए, और एज पॉसिबल लास्ट में रिजल्ट आया भी उनका। सब लोग इसे मानने लग गए और कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म भी हो गया। When many countries of Europe came together to form European Union, Brussels was chosen as its headquarter. जब काफ़ी सारी कंट्री वहाँ पर राज करने आई यूरोप में, तो यूरोपियन यूनियन बनाने आई, तो ब्रुसेल्स ने क्या किया, अपना ही एक खुद का हेडक्वार्टर्स चुन लिया गया। आते हैं दूसरे पे। हाँ, What do we learn from these two stories? अब आप इन दो स्टोरीज से क्या लर्न कर सकते हैं? बेल्जियम और श्रीलंका में जितना भी एक हुआ, इससे आपको क्या पता चलता है कि ये दोनों ही डेमोक्रेसी थी, ठीक है, लेकिन इसमें क्या था, मेजॉरिटी कहीं पर मेजॉरिटिज्म फॉलो किया जाता था तो कहीं पर कुछ फॉलो किया जाता था, जिसकी वजह से पावर शेयरिंग, अगर पावर शेयरिंग यहाँ पर होती तो ये ऐसा कुछ होता ही नहीं। पावर शेयरिंग का मतलब आपको अब पता चल गया होगा कि अगर हर देश के नागरिक को एक पावर दी जाए अपनी खुद के राइट्स के लिए और अपने कल्चर को सेव करने के लिए, तो वहाँ पर ऐसे कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट होना ही नहीं चाहिए और ऐसी दुश्मनी की भावना भी इकट्ठी नहीं होएगी। श्रीलंका शो अस कॉन्ट्रास्टिंग। अब श्रीलंका जो था वो भी ऐसे ही एक कॉन्ट्रास्ट में एग्जाम्पल शो किया गया था, जैसे बेल्जियम में था ऐसे ही श्रीलंका में शो किया गया था। हाँ, यहाँ पर अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जिसकी वजह से